नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की फसक का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते अपना उत्तराखंड कई कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहा और जैसा कि अक्सर होता है, इस बार भी हमारे सुर्खियां बटोरने के पीछे हमारी उपलब्धियां नहीं बल्कि खामियां ही ज्यादा रही। पिछले हफ्ते हमने एक कीर्तिमान जरूर रचा था जब नीति आयोग ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने वाले राज्यों में केरल के साथ सर्वोच्च स्थान दिया था। लेकिन हमने भी अव्वल आने के बाद नीति आयोग को ठेंगा दिखाने में एक हफ्ता भी नहीं लगाया और जोशीमठ विकासखंड में जातिगत भेदभाव का ऐसा नमूना पेश किया कि नीति आयोग भी सोचता होगा हमने कैसे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के पैमाने पर उत्तराखंड को 69 अंक दिए थे। इसके अलावा आपदाओं के चलते तो हम हमेशा सुर्खियों में रहते ही हैं, सो इस बार भी रहे जब केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और काफी समय से बन रहा नरकोटा पुल जब आत्महत्या करते हुए भेलुन समा गया। ये पुल साल 2022 में भी टूटा था और तब इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन खबरों पर अभी विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सुर्खियां देखते हैं जिनके चलते अपना उत्तराखंड देश भर में छाया रहा। ऐसी एक खबर वाया उत्तर प्रदेश भी आई जब कांवड़ मार्ग पर फल सब्जी बेचने वालों को ठेलों पर अपना अपना नाम चस्पा करने का फरमान मुजफ्फरनगर से जारी हुआ तो उत्तराखंड सरकार भी उछलकर इस मामले में कूद गई और उसने भी ऐसा ही फरमान जारी कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी कंडाली की झपाक मारते हुए इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार की ऐसी ही फुट इन द माउथ वाली स्थिति बीते दिनों दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर भी हुई थी। अपने मुख्यमंत्री दिल्ली में बन रहे मंदिर के भूमि पूजन में जब पहुंचे थे तो उनके सोशल मीडिया पेज से इस पूरे इवेंट का लाइव प्रसारण किया गया था। उन्होंने लंबा भाषण देते हुए मंदिर के महत्व पर चर्चा की थी और मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने खूब दावा किया था कि अब दिल्ली में भी होंगे बाबा केदार के दर्शन। लेकिन ये मामला जब उल्टा पड़ने लगा और सरकार की फजीयत होने लगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम का माइग्रेशन करना निंदनीय है, तो सरकार बैकफुट पर आई। धामी जी ने तब भी जोरदार बयान दिए कि कहीं भी दूसरा केदारनाथ धाम हो ही नहीं सकता। उनकी इस क्यूटनेस पर तब कई लोगों को वो मीम याद आने लगा कि हाय मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। वैसे मीम से याद आया, इस हफ्ते अपना राज्य एक मीम के चलते भी सुर्खियों में रहा क्योंकि काशीपुर के रहने वाले 19 साल के आयुष रावत को उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री पर एक मीम बनाने के चलते गिरफ्तार कर लिया। आयुष का आरोप है कि उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया, रात भर थाने में रखा गया और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 एक बी, 292 और 356 एक के अंतर्गत मुकदमा कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पर ए बॉय फ्रॉम उत्तराखंड नाम से एक पेज चलाने वाले आयुष रावत ने बीते दिनों पुनीत सुपरस्टार की एक वीडियो पर मुख्यमंत्री धामी का चेहरा लगाते हुए एक मीम शेयर किया था। इसमें कहा जा रहा है कि मैं आज खाली बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, सोचा खाली बैठा हूं तो आपको भी बता दूं। इस मीम से कुछ भाजपा समर्थक इतना बिदक गए कि उन्होंने स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए 19 साल के दुर्दांत मीमर आयुष रावत को धर दबोचने में जरा भी देर नहीं लगाई। नेताओं के कार्टून बनाना, उन पर व्यंग करना, कटाक्ष करना और इंटरनेट के इस दौर में मीम बनाना एक आम चलन है। जब तक ऐसा किसी आपराधिक मंशा से या अश्लीलता फैलाने के लिए या दंगा भड़काने के लिए न किया गया हो, तब तक ऐसा करना कोई अपराध भी नहीं और इसके दर्जनों उदाहरण और नज़ीर मौजूद हैं। चमचों में भले ही अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त करने का साहस न हो, लेकिन नेताओं को तो कम से कम बड़ा दिल रखते हुए ऐसे हास्य और आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय राजनीति के इतिहास में तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनसे आज के नेताओं को सीखना चाहिए। पर दुख इस बात का भी तो है कि आजकल के निहोणिया नेता इतिहास से सीखता ही कितना है। बहरहाल, हम जानते हैं कि हमारे नेताओं तक एक्स्ट्रा कवर लगातार पहुंच रहा है और सचिवालय से लेकर विधानसभा के गलियारों तक एक्स्ट्रा कवर की खूब चर्चा भी होती है। ये बात और है कि सत्ता के गलियारों में एक्स्ट्रा कवर देखते हुए लोग एक दूसरे को ढसाक मारते हुए चेताते हैं कि लुक लुकी देखा रहे लुक लुकी, पर देखते वो भी जरूर है। तो आज के एक्स्ट्रा कवर में इतिहास के कुछ किस्से खास तौर से हमारे नेताओं के लिए, ताकि वो समझ सकें कि आलोचना स्वीकार करने से व्यक्तित्व तो बड़ा ही होता है। सबसे पहला किस्सा तब का है जब देश को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक रोज वो अपनी कार से उतरे तो बाहर खड़ी एक महिला ने आकर उनका गिरेबान पकड़ लिया और बोली कि भारत आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुझ बुढ़िया को क्या मिला। इस पर नेहरू ने उस महिला को जेल नहीं भिजवाया, बल्कि शालीनता से जवाब दिया कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं।
कल्पना कीजिए, क्या आज देश में वो माहौल रह गया है जब देश का कोई नागरिक ऐसा करने की हिम्मत रखे? और उससे बड़ी बात यह कि क्या नेता ऐसे दुस्साहस को झेल पाने का कलेजा रखते हैं? आलोचना स्वीकारने का पंडित नेहरू से ही जुड़ा एक और किस्सा खूब चर्चित है। नेहरू का जन्मदिन था और कवि हरिवंश राय बच्चन के घर पर एक काव्य गोष्ठी हो रही थी। इंदिरा गांधी के आग्रह पर बाबा नागार्जुन कविता पढ़ने आए तो सामने बैठे नेहरू की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कविता पढ़ी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी अमरीकी जोकों की जमात में हैं शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। क्या आज के राजनेता सुन पाने का ऐसा सब्र जुटा सकते हैं? बाबा नागार्जुन ने जिन तेवरों से जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की, उससे भी तीखे तेवर उन्होंने तब अपनाए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद तानाशाहों जैसा बर्ताव करने लगी थी। तब बाबा नागार्जुन ने, जो इंदिरा गांधी को इंदू कहा करते थे, उन्होंने कविता पढ़ी कि इंदू जी क्या हुआ है आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में डाल दिया था। विपक्ष के नेताओं समेत तमाम प्रगतिशील पत्रकार और कवि भी जेल भेज दिए गए थे। बाबा नागार्जुन को भी जेल हुई। उस दौर में उन्होंने कविता लिखी कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वा शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। और इस कविता की अंतिम पंक्ति सत्ता में बैठे हर व्यक्ति को कई बार सुननी चाहिए। ये पंक्ति कहती है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। एक 19 साल के युवा को शासन की बंदूक का जो डर उत्तराखंड सरकार दिखा रही है, उसे याद रखना चाहिए कि शासन की बंदूक को ताकत आम जनमानस से ही मिलती है, और जनता ये ताकत देना जानती है तो इसे छीन लेना भी खूब जानती है। हमारे नेताओं को कांग्रेसी नेताओं से प्रेरणा लेने में तकलीफ होती है तो कम से कम भाजपा नेताओं और मौजूदा प्रधानमंत्री से ही कुछ मामलों में सीखा जा सकता है। विशेष तौर से धामी जी को तो उनसे सीखना ही चाहिए, जो खुद वीडियो और रील्स बनवाने के मामले में मोदी जी से काफी प्रेरित रहते हैं। अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा ही एक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें मोदी जी किसी रॉकस्टार की तरह एक बंगाली गाने पर डांस करते हुए दिख रहे थे। इस मीम के वायरल होने पर मोदी जी ने उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जिसने ये बनाया या अपलोड किया था, बल्कि उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मीम को शेयर किया और लिखा, लाइक ऑल ऑफ यू, आई ऑल्सो एंजॉयड सीइंग माई सेल्फ डांस, सच क्रिएटिविटी इन पीक पोल सीजन इज ट्रूली ए डिलाइट, पोल ह्यूमर। हालांकि ये वो समय भी था जब देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा जा रहा था। इसलिए ठीक उसी समय पर इस वीडियो के आने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसे शेयर करने के पीछे आईटी सेल की एक सोची समझी रणनीति भी मानी गई, क्योंकि इस घटना को भाजपा के आईटी सेल ने तानाशाह वाले नैरेटिव को तोड़ने के लिए खूब भुनाया भी। लेकिन अगर ऐसा था भी तो भी ये एक अच्छी पहल थी, जो देश भर के नेताओं को इस तरह के हास्य और व्यंग पर शालीन बने रहने की सीख तो देती ही है। धामी जी इस मामले में मोदी जी से सीख ले सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया टीम में कुछ क्रिएटिव लोगों को रख सकते हैं जो इस तरह के मीम का जवाब किसी और रचनात्मक मीम से दे सके। मुख्यमंत्री जी, यकीन मानिए, मीम का जवाब मीम से देने वाली रचनात्मक टीम अगर आपके पास होगी तो आपकी लोकप्रियता में 4 चांद ही लगेंगे। वरना तो वही हिटलर वाली कहानी दोहराई जाएगी कि एक बार जब किसी व्यक्ति ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उस व्यक्ति की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पापा को पुलिस क्यों उठा कर ले गई? माँ ने जवाब दिया कि पापा ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी थी। बेटी ने मासूमियत से कहा, तो हिटलर भी पापा के खिलाफ एक कविता लिख देता। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, वो अगर पढ़ लिख पाता तो इतना खून खराबा ही क्यों होता। वैसे इस मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कोई व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उनके किसी कथित समर्थक ने ज्यादा चकड़ैत बनते हुए एफआईआर करवा दी और छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से आयुष रावत के साथ बर्ताव किया, उससे लोगों में आक्रोश है और बेरोजगार संघ सहित प्रदेश के हजारों लोगों ने आयुष का समर्थन करते हुए उन पर दर्ज हुई एफआईआर वापस लिए जाने की मांग की है। आयुष और उनके परिजनों के साथ हुए गलत बर्ताव के लिए भी संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये मामला मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में भी लाया गया है। बहरहाल, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कल तक धामी सरकार को मास्टर स्ट्रोक जैसी लग रही थी, लेकिन आज वही खबर उसके लिए कंडाली की झपाक बन गई है।
आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक खबर उत्तर प्रदेश से निकली कि इस यात्रा के रूट में सभी ढाबे वाले, फल सब्जी बेचने वाले, रेडी टपरी वाले अपने ठेलों दुकानों पर अपना नाम बड़ा बड़ा दर्ज करेंगे। यूपी से निकली खबर में उत्तराखंड सरकार को भी जमकर पॉलिटिकल माइलेज दिखा तो धामी जी ने भी तुरंत ही घोषणा कर दी कि उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर लिखना होगा नाम। अब ऊपरी तौर से देखें तो भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना नाम लिखने में किसी को भी क्या दिक्कत है या पहचान प्रदर्शित करने में कैसी आपत्ति, लेकिन हर कोई जानता है कि पहचान प्रदर्शित करने का सीधा मतलब यहाँ यही है कि रेडी ठेली वाले ये बताएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, किसी भी सरकार में इतना साहस नहीं है कि वो अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए आदेश दे सके कि दुकानदारों को अपना धर्म दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि ऐसा आदेश देना असंवैधानिक है। इसलिए वो धर्म नहीं बल्कि नाम जाहिर करने का तुर्रा लाई है ताकि धर्म वाली राजनीति भी सज जाए और कानूनी पेंच से भी बच निकले। लेकिन सरकारें शायद भूल गई कि कानून की एक सूक्ति है जो कहती है क्वांडो एलिक्वेट प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ओब्लिकम। इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली ईदर। यानी जो काम प्रत्यक्ष तौर से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष तौर से भी नहीं ही किया जा सकेगा। कान घुमा के पकड़ लेने से धर्म पूछने का यह शगुफा कोई लेजिटिमेट एक्ट नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अंतरिम रोक लगा दी है और आदेश दिए हैं कि ढाबे वालों को यह जरूर स्पष्ट करना होगा कि वो शाकाहारी भोजन बनाते हैं या मांसाहारी, लेकिन उनसे उनका नाम बड़ा बड़ा दर्ज करवाने के पीछे कोई तर्कसम्मत आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ये फोटो साझा करते हुए लिखा है, ये नुमाइश मैंने कभी कराची के एक संग्रहालय में देखी थी। बंटवारे के वक्त अनेक स्टेशनों पर शरणार्थियों के लिए प्याऊ खुली थी, मुसलमान के लिए अलग प्याऊ और हिंदू के लिए अलग। क्या पानी का भी कोई धर्म होता है? मगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खींची गई नई लकीरें तो बंटवारे के ओछेपन को भी पीछे छोड़ गई हैं। थानवी जी की ये टीप इसलिए भी सटीक लगती है क्योंकि इस हालिया फरमान के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फल सब्जी रेडी या ढाबे वालों का धर्म जाना जा सके। ऐसे फैसले राजनीतिक दलों के तो हित साध लेते हैं, लेकिन समाज में सांप्रदायिक खाई पैदा करने का ही काम करते हैं। उत्तराखंड की पूरी राजनीति इस धुरी पर घूमते हुए खड्याण जुगा हो गई है और सारे पहाड़ों में बिजोग पड़ा हुआ है। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें इस तरह के हिंदू मुस्लिम दांव से सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। जिन लोगों को लगता है कि किसी दूसरे धर्म के दुकानदार से सामान खरीदने या उनके होटल में खाने से उनका धर्म कमजोर पड़ता है, अव्वल तो उनकी अपनी धर्म पर आस्था ही सवाल के घेरे में है। दूसरा, ऐसे लोगों को यह हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो हर खरीद से पहले खुद ही दुकानदार से उसका धर्म पूछ लें। आम से लेकर केले और चाय से लेकर पराठे तक सबकी जानकारी जुटा लें कि खेत से थाली तक पहुंचने में वो उत्पाद कितनी बार हिंदू हुआ और कितनी बार मुसलमान। सिर्फ दुकान पर लिखे एक नाम से क्या ही धर्म की रक्षा होगी। बहरहाल, इस हफ्ते पूरे उत्तराखंडी समाज को शर्मिंदा करने वाली एक खबर जोशीमठ के सुभाई चांचणी गांव से भी आई, जहां ढोल न बजाने पर पहले तो अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति पर पंचायत ने जुर्माना लगाया और फिर गांव के सभी अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला भी सुना दिया। इस मामले में अब 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कमाल की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने हमारे प्रदेश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पैमाने पर देश का सबसे अच्छा राज्य माना था, जिसमें से एक पैमाना रिड्यूस्ड इनजस्टिस का भी था। लेकिन पहाड़ी समाज में आज भी कहीं सिर्फ चक्की को छू लेने भर से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और कहीं भोजन माता का उसकी जाति के आधार पर बहिष्कार होता है। ये पूरे पहाड़ी समाज के लिए शर्मिंदा होने की बात है। देश भर में इस खबर को राष्ट्रीय मीडिया ने खूब जगह दी है और इसी से हमारे उत्तराखंड की एक छवि भी बनती है। पहाड़ों में जाति के आधार पर भेदभाव सालों से होता रहा है और इसे नकार देने या इस पर पर्दा डालने से हम बेहतर नहीं हो जाते। हम बेहतर समाज बना पाएंगे जब अपनी समृद्ध विरासत में से इस तरह की रूढ़िवादी चीज़ों को अच्छे से चिन्हित करके उन पर बात करने और उन्हें हटाने का साहस जुटा पाएं। वरना ठाकुर बामण वाली जातिगत राजनीति ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है, उसका नतीजा हम सबके सामने है ही। धर्म और जाति आधारित इस तरह की राजनीति का एक सीधा सा असर ये भी होता है कि हम लोग असल मुद्दों पर कभी सरकार से सवाल ही नहीं कर पाते। नौकरियों का सवाल आज भी सिर्फ उन्हीं लोगों तक सिमटा हुआ है जो कई कई साल से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग सूची वाले ही दर्जनों लोगों ने बारामासा को अपनी व्यथा भेजी है।
सरकार उनकी समस्या पर कान धरने को भी तैयार नहीं, क्योंकि सरकार जानती है कि हिंदू मुस्लिम वाला शिगुफा छोड़ देने से प्रदेश की जनता सोशल मीडिया पर कई कई दिन व्यस्त रहेगी और इस दौरान सरकार तमाम अहम सवालों से बच निकलेगी। नरकोटा पुल मामले को ही देखिए, वो पुल 2 साल पहले भी एक बार गिर चुका है और तब 2 लोगों की उस हादसे में मौत हो चुकी है। वही पुल एक बार फिर से गिर जाता है, लेकिन जनता में कहीं भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता कि आखिर सैकड़ों करोड़ की लागत वाला पुल बार बार कैसे गिर रहा है। अब इसके लिए यही कहा जा सकता है कि नेताओं को तो सुद्दी सुद्दी क्या बोलना, उनका क्या ही दोष। पुल ने शायद खुद ही आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि एक तरफ कश्मीर में चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार हो गया, ऐसे में हमारे ऑल वेदर पुल को इतनी जलन हुई कि उसने खुद ही भेलुन फाल मार दी। और क्या बुनता। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।